सुप्रभात बच्चों, मैं विनोद कुमार अपने हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं एक फिर नए पाठ के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ जिसका नाम है भारत माता। यह एनसीईआरटी आरओ भाग 1 में संकलित है, जिसे लिखा है जवाहरलाल नेहरू जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे। जैसा कि मैंने इसके पिछले वीडियो में जवाहरलाल नेहरू से संबंधित इनके जीवन के बारे में बताया, इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में आपसे बात किया था तथा इनके लेखन के विषय से संबंधित चीज़ों को भी बताया था कि इनका लेखन कैसा है या भारत माता शब्द पर इनका विचार क्या है, भारत माता की जय का मतलब क्या है। भारत माता की जय का मतलब इन्होंने बहुत ही साधारण शब्दों में, बहुत ही साधारण वाक्यों में बात कह दी है कि यहाँ के करोड़ों लोगों की जय का मतलब है भारत माता की जय। यहाँ के पेड़ पौधे, जीव जंतु, झील, नदियाँ, पहाड़, पर्वत की जय का मतलब भारत माता की जय। यहाँ पर जितने भी मनुष्य रहते हैं, करोड़ों लोग जितने रहते हैं, यहाँ पर जितने जीव जंतु हैं, यहाँ की जितनी भी प्राकृतिक दशाएं हैं, सबकी जय मतलब भारत माता की जय। यह कहकर इन्होंने अपनी बात को लोगों के सामने प्रमाणित करने की कोशिश किया है। तो ये अगला वीडियो जो मैं है यहीं से मैं आरंभ करता हूँ कि जवाहरलाल नेहरू जी जब भी किसी जलसे में जाते थे, जब भी किसी उत्सव में जाते थे, तो वहाँ पर अक्सर लोगों से क्या पूछते थे, कैसी बातें करते थे, उसका अवलोकन किया गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत माता नामक पाठ में भारत की धरती, संस्कृति और यहाँ के लोगों को भारत माता की संज्ञा दी है। पाठ की व्याख्या इस प्रकार है, आरंभ करते हैं। अक्सर मतलब प्रायः जब मैं एक जलसे मतलब उत्सव या जनसभाओं से दूसरे जलसे में जाता था, अक्सर जब मैं एक जलसे से दूसरे जलसे में जाता होता और इस तरह चक्कर काटता रहता था, तो इन जलसों में मैं अपने सुनने वालों में से अपने इस हिंदुस्तान या भारत की चर्चा जरूर करता। भारत एक संस्कृत शब्द है और इस जात के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला है। अब ये कहने का मतलब है, जब भी पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने देश में किसी जलसे में जाते थे, एक जलसे से दूसरे जलसे, एक उत्सव से दूसरे उत्सव, एक जनसभा से दूसरे जनसभा में जाते थे और चक्कर काटते रहते थे पूरे देश का, और इन जलसों में जाते और जनसभाओं में जाते तो लोगों द्वारा बातें सुनते थे और इस हिंदुस्तान या भारत की चर्चा के बारे में सुनते थे और लोगों से ये भी सुनते थे कि भारत एक संस्कृत शब्द है और इस जात की परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला है। परंपरागत संस्थापक मतलब राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। और यह बात करते हुए लोगों से पंडित जवाहरलाल नेहरू जनसभाओं में सुनते थे। तो इसमें इस जात की परंपरागत के संस्थापक का मतलब यह है कि भारत देश का नाम भारत कैसे पड़ा। तो भारत देश का नाम राजा दुष्यंत के पुत्र भरत जो थे, बड़े प्रतापी राजा थे और उन्हीं की नाम पर इस देश का नाम क्या पड़ा, भारत पड़ा। ये बातें हमें देखने को मिलती हैं। आगे उन्होंने लिखा है, मैं शहरों में ऐसा बहुत कम करता क्योंकि वहाँ के सुनने वाले कुछ ज़्यादा सयाने थे, मतलब बहुत ही बुद्धिमान थे और उन्हें दूसरे ही किस्म की ग़िज़ा का मतलब है यहाँ पर खुराक या भोजन, उन्हें दूसरे ही किस्म की ग़िज़ा की ज़रूरत है। मतलब उन्हें थोड़ा मसालेदार बातों को ही सुनना पसंद रहता था शहर के लोगों से, और अपने आप को बहुत ज़्यादा बुद्धिमान और समझदार समझते थे। लेकिन किसानों से जिनका नज़रिया महदूद मतलब बहुत सीमित सोच रखते हैं, बहुत सामान्य सी बातें जानते हैं, ऐसी महदूद का मतलब बहुत सीमित सोच रखना, बहुत कम जानकारी रखना। मैं इस बड़े देश की चर्चा करता। कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैं किसानों से उनके नज़रिए को समझता था, उनके नज़रियों को जानना चाहता था, जो कि बहुत कम जानकारी रखते थे, और इस बड़े देश की चर्चा करता और उन्हीं से बताता इस भारत बहुत बड़ा देश है, अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग बोली है, अलग अलग भाषा है, और इसके बारे में किसानों से चर्चा करता था, जिसकी आज़ादी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे, और बताता कि किस तरह देश का एक हिस्सा दूसरे से जुदा होते हुए भी हिंदुस्तान एक था। मैं उन मसलों का जिक्र करता जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक किसानों के लिए एक सा थे, और स्वराज का भी जिक्र करता जो थोड़े लोगों के नहीं बल्कि सभी के फ़ायदे के लिए हो सकता था। कहने का मतलब यहाँ पर इस पूरी
पंक्ति का भाव जो देखने को मिलता है वह मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ। जब किसानों से वार्ता करते जवाहरलाल नेहरू तो क्या करते थे? जवाहरलाल नेहरू जब भी एक जल से दूसरे जल में जाते थे तो वो श्रोताओं से, सुनने वालों से भारत माता की चर्चा किया करते थे। विशेष रूप से किसानों से वे अपने देश की आज़ादी की चर्चा अवश्य किया करते थे। वे उन्हें बताते थे कि कैसे उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक पूरा भारत एक है और उनकी समस्याएं भी एक जैसी हैं, एक जैसी हैं, यह बात कहते थे। तो अगली पंक्ति में चलते हैं, अगले में क्या लिखा गया है उसको भी जान लेते हैं। अब जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं, मैं उत्तर पश्चिम में खैबर के दर्रे से लेकर धुर दक्षिण में कन्याकुमारी तक की अपनी यात्रा का हाल बताता और यह कहता कि सभी जगह किसान मुझसे एक से सवाल करते, क्योंकि इनकी तकलीफ़ें भी एक सी ही थी, यानी गरीबों, कर्जदारों, पूंजीपतियों के शिकंजे, ज़मींदार, महाजन, कड़ी लगान और सूद, पुलिस के जुल्म, और ये सभी बातें गुथी हुई थी। मतलब कहने पर चाहे उत्तर जाएं, चाहे दक्षिण जाएं, चाहे पूरब जाएं, चाहे पश्चिम जाएं, हर जगह के किसानों की एक ही दशा, एक ही बात, एक ही तकलीफ़ उनके सामने बयां होती थी। वह क्या थी? गरीबी, कर्जदारों का कर्ज, पूंजीपतियों के शिकंजे में कैसे किसान आ जाते हैं, ज़मींदार किस तरह उनसे कड़ी लगान वसूल करते हैं, महाजन कैसे ब्याज देकर उनकी ज़मीन हड़प लेता है कड़ी लगान से, और सूद, पुलिस का जो जुल्म है, ये सभी बातें सभी किसानों में, चाहे उत्तर का किसान हो, चाहे दक्षिण का किसान हो, चाहे पूरब का किसान हो, चाहे पश्चिम का किसान, सबकी बातें एक से समझ में आती थी। वे उन्हें खैबर दर्ज से लेकर, जैसे कि कहना चाहते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से इसका सार समझ लीजिए। जवाहरलाल नेहरू उन्हें खैबर दर्रे से लेकर कन्याकुमारी तक का हाल बताते थे और कहते थे, देश के सभी किसान उनसे एक से सवाल करते हैं, गरीबी की, कर्ज की, पूंजीपतियों के शोषण की, ज़मींदार की, महाजन के कड़े लगान की, सूद, पुलिस के अत्याचार और विदेशी शासन। ये ही उनकी समस्याएं थी जो कि हर किसान की थी। यह बात किसानों से बातचीत करते हुए बताते थे और ये सभी बातें गुथी हुई थी उसी ठड्डे के साथ जिसे एक विदेशी सरकार ने हम पर लाद रखा था। विदेशी सरकार मतलब अंग्रेजों की सरकार ने लाद रखा था और उससे इनसे छुटकारा भी सभी को हासिल करना था। मैंने इस बात की कोशिश की कि लोग सारे हिंदुस्तान के बारे में सोचें और कुछ हद तक इस बड़ी दुनिया के बारे में भी, जिसके हम एक जुज हैं। अब यहाँ पर जुज का मतलब क्या है? अजीब सी बात है। जुज का तात्पर्य भी समझ लेना चाहिए। जुज का तात्पर्य है अंश। जुज का मतलब क्या है? अंश। और सूद का मतलब ब्याज, जुल्म, अत्याचार, महाजन मतलब पैसा देने वाला, जिक्र मतलब चर्चा है, यकसा मतलब एक समान। तो ऐसे कई शब्द आ जाते हैं उर्दू को जो हमें अचंभित कर देते हैं, फिर भी हमें इसका अर्थ मिल गया। जुज का तात्पर्य क्या है? अंश। कहते हैं कि हम एक जुज हैं, मतलब हम इस जगह की, इस पूरी दुनिया के एक अंश हैं। मैं अपनी बातचीत में चीन, स्पेन, अबिसिनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिमी एशिया में होने वाले कसमसकों का भी जिक्र कर लें आता। मतलब इन सारी बातों पर चर्चा हम करते थे और नेहरू जी ने कोशिश की। अब इसका सार क्या निकलता है कि नेहरू जी ने कोशिश की कि भारतवासी पूरे हिंदुस्तान के बारे में सोचें और विदेशी शासन से छुटकारा पाएं। मतलब पूरे भारत के, मतलब अपने किसी विशेष स्थान के बारे में किसान ना सोचें, बल्कि पूरे भारत के बारे में सोचें, पूरे हिंदुस्तान के बारे में सोचें और ऐसे विदेशी शासनों से जिसमें शोषण हो रहा है उससे कैसे छुटकारा पाएँ, इसकी भी बात करते। और साथ ही साथ जवाहरलाल नेहरू विदेशों की भी बात रखते किसानों के सामने, उनसे बातचीत करते हुए चीन, स्पेन, अबिसिनिया, यूरोप, मिस्र और पश्चिमी एशिया में होने वाले जो संघर्ष हैं, वहाँ पर जो संघर्ष हो रहे हैं विकास के लिए, किसानों की अच्छी व्यवस्था के लिए, उनके संघर्षों का भी वर्णन किसानों से वो लगातार करते रहते थे। और उन्हें सोवियत यूनियन में होने वाली अचरज भरी तब्दीलियों, अचरज भरी मतलब आश्चर्यजनक वाली जो
तब्दीलियाँ हो रही हैं, बदलाव हो रहे हैं, उनके बारे में किसानों को बताते और कहता कि अमेरिका ने कैसे तरक्की की। यह काम आसान न था, लेकिन जैसा मैंने समझ रखा था वैसा मुश्किल भी न था। इसकी वजह यह थी कि हमारे पुराने महाकाव्यों ने, पुराणों की कहानियों ने, जिन्हें खूब जानते थे, उन्हें इस देश की कल्पना करा दी थी। और हमेशा कुछ लोग ऐसे मिल जाते थे जिन्होंने हमारे बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी थी, जो हिंदुस्तान के चारों कोनों पर हैं। या हमें पुराने सिपाही मिल जाते जिन्होंने पिछली बड़ी जंगों में या और धावों के सिलसिले में विदेशी में नौकरियां की थी। सन 30 के बाद जो आर्थिक मंदी पैदा हुई थी, उसकी वजह से दूसरे मुल्क के बारे में मेरे हवाले उनकी समझ में आ जाते थे। कहने का मतलब, जवाहरलाल नेहरू एक जल से दूसरे जल से, अर्थात एक जगह से दूसरे स्थान पर जाते तो किसानों से बातचीत किया करते थे और किसानों को अलग अलग देशों में क्या चल रहा है, कौन से बदलाव आ रहे हैं, अमेरिका कैसे विकसित देशों में किस श्रेणी में चला जा रहा है, इस पर चर्चा किया करते थे और उनको समझाते और बताते भी रहते थे। और वे उन्हें रूस में क्या हो रहा है उसके परिवर्तन के बारे में बताते हुए जवाहरलाल नेहरू किसानों को, और अमेरिका ने कैसे उन्नति कर ली उसके बारे में बताते। किसानों को विदेशों के बारे में समझाना आसान नहीं था, लेकिन परंतु यह काम कठिन भी नहीं लगा जवाहरलाल नेहरू के। कारण यह था कि किसानों ने पुराने महाकाव्यों और पुराणों की कथा कहानियाँ भी पढ़ रखी थी। कुछ ऐसे लोग भी जलसों में मिल जाते या जन भाषणों में मिल जाते जिन्होंने तीर्थ यात्राएँ की थी। तीर्थ यात्राएँ मतलब चाहे उत्तर में जाकर तीर्थ यात्रा की, चाहे दक्षिण में, चाहे पूरब में, चाहे पश्चिम में। इस बहाने से वे देश के चारों धामों की यात्रा कर चुके होते थे। कुछ सिपाहियों ने भी बड़ी बड़ी लड़ाइयों में हिस्सा लिया था। कुछ सिपाही भी मिल जाते थे उनको जानकार, जिन्होंने बड़ी बड़ी लड़ाइयों में हिस्सा लिया, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध में हिस्सा लिया, प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा लिया। ऐसे जानकार लोग भी मिल जाते थे जिनको बताकर जवाहरलाल नेहरू आसानी से सब लोगों को समझा देते थे। चाहे देश की बात हो, चाहे विदेश की बात हो, देश में चल क्या रहा है, विदेशों में क्या चल रहा है, ये सारी जानकारी उनको बातचीत में बता दिया करते थे। कुछ लोग 1930 में आई आर्थिक मंदी के कारण दूसरे देशों को जानते थे। आई आर्थिक मंदी के कारण पूरे देश में चर्चा रहती थी, भाई कौन सा देश आगे बढ़ रहा है, कौन सा तरक्की कर रहा है। ऐसे भी जानने वाले लोग जलसों में जवाहरलाल नेहरू से मिलते थे। कहने का मतलब, यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण देखने की है कि जवाहरलाल नेहरू जब भी किसी जलसे में जाया करते थे, किसानों से अक्सर बातचीत किया करते थे और किसानों की समस्याएं जो उत्तर में है वही दक्षिण में है, जो पूरब में है वही पश्चिम में। किसानों से बातचीत करके उनकी समस्याओं को जानते, उनको देश विदेश के बारे में बताते। कुछ लोग, भाई किसान बहुत कम जानकारी रखते थे, उनकी बातों को सुनकर उनको समझने की कोशिश करते। कुछ लोग ऐसे भी मिल जाते जिन्होंने पूरे देश की यात्रा की है, चाहे वो तीर्थ स्थानों की ही यात्रा क्यों ना। कुछ लोग ऐसे भी मिल जाते थे उनको जलसों में जो सिपाही रह चुके हैं, लड़ाई युद्ध में भाग भी ले चुके हैं। कुछ लोग ऐसे भी मिल जाते हैं जिन्होंने विदेशों में होने वाली आर्थिक मंदी की जानकारी रहती थी, और ऐसे आसान हो जाता था जवाहरलाल नेहरू को अपनी बात उन तक, किसानों तक पहुंचाने में आसानी हो जाती थी। तो ऐसी बातों को चर्चा आज यहाँ पर मैंने की। पहले तो किसानों से वार्ता कैसे किया, एक पॉइंट था। दूसरा विदेशी शासन की चर्चा की, दूसरा पॉइंट था। इस तरह 2 पॉइंट पर बात आज हो चुकी है। अगले भाग में, अगले वीडियो में भारत माता की जय के नारे पर बातचीत करेंगे और भारत माता जो शब्द है उसकी व्याख्या करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद। अगले दिन अगले पंक्ति के साथ।